हाल बहुत खराब है दोस्तों। The Indian digital payment app Paytm has come under fire. India's central bank has dropped the hammer on Paytm Payments Bank. Persistent non-compliance, that is what the Reserve Bank has stated in its order. The RBI has struck hard. Yeah, terrible evening for us. 31 जनवरी 2024 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को उनकी कोर सर्विसेज को ऑफर करने से रोक दिया है और जैसे ही ये खबर आई पेटीएम की शेयर मार्केट 36% गिर गई, जिससे पेटीएम का मार्केट वैल्यू $2 बिलियन घट गया। इस प्रोसेस में पेटीएम के पोर्टफोलियो में शामिल 300 मिलियन वॉलेट्स, 30 मिलियन बैंक अकाउंट्स और 8 मिलियन फर्स्ट टैक्स पर असर पड़ रहा था। और ये पहली बार नहीं है कि आरबीआई ने पेटीएम पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया है। आरबीआई ने 2018 और 2022 में पेटीएम पेमेंट बैंक को नया यूजर्स को ऑन बोर्ड करने से रोक दिया था। आरबीआई ने उनके पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस को भी मना किया और उन्हें 5.4 करोड़ रुपया का जुर्माना भी दिया। तो सवाल ये है कि आरबीआई ने इतना कठोर क्यों हो रहा है पेटीएम के साथ? क्या गलत किया पेटीएम ने? क्या आपको इस पेटीएम के यूपीआई और फर्स्ट टैग का यूज करने से रिस्ट्रिक्शंस होगा? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस बड़े समस्याओं से हमें क्या सीखने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, हर बार की तरह एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं एंड फ्लिप रोशन की तरफ से हर एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सिचुएशन को समझने के लिए पहले आप लोगों को एक ट्रेडिशनल बैंक और एक पेमेंट बैंक के डिफरेंस को समझना होगा। एक पेमेंट बैंक एक ट्रेडिशनल बैंक का सिंप्लीफाइड वर्जन होता है जिसमें बहुत ही लिमिटेड फंक्शंस होता है। पेटीएम केस में आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपया तक स्टोर करने की अनुमति होती है और आप इसी लिमिट के अंदर मनी ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। अगर पेटीएम पेमेंट बैंक आपके डिपॉजिट को इन्वेस्ट करे तब आपको इंटरेस्ट भी मिल सकता है, लेकिन जब आप ये डिपॉजिट करते हैं तब लिमिटेशन के चक्कर में आपके पैसे सीधे पेटीएम के थ्रू डिपॉजिट नहीं होती है। पेटीएम आपके पैसे को एक फिक्स डिपॉजिट में शिफ्ट कराता है किसी पार्टनर बैंक जैसे कि इंडसइंड बैंक में, और फिर जो भी इंटरेस्ट आपके डिपॉजिट से इंडसइंड बैंक जनरेट करता है वो अब तक सेंड कराया जाता है। इसी तरह से पेमेंट बैंक किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के साथ लोन और क्रेडिट कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे पेटीएम अलग अलग लेंडर्स के साथ पार्टनरशिप की है पर्सनल लोन के लिए, लाइक आदित्य बिरला फाइनेंस कैपिटल और टाटा कैपिटल। यही डिफरेंस होती है एक ट्रेडिशनल बैंक और एक पेमेंट्स बैंक में। अभी आप लोग सोचेंगे कि हम लोग तो सीधे आदित्य बिरला फाइनेंस से भी लोन ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर आप पर्सनल लोन प्रोसेस का डेटा ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन और मल्टीपल ब्रांच विजिट की जरूरत होती है और यहीं पे पेटीएम के पास आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से सारा प्रोसेस डिजिटली हो जाता है एंड आप लोगों को 5 मिनट्स के अंदर घर बैठे लोन मिल जाता है। और ये पेटीएम पेमेंट बैंक की एक सुपर पावर है। अभी शायद आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज घूम रहा है कि हम लोग तो पेटीएम पेमेंट बैंक यूज नहीं करते हैं, हम लोग तो सिर्फ यूपीआई एंड फर्स्ट टैग यूज करते हैं। तो हम लोगों को क्या होगा, इसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले पॉइंट में। 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक किसी भी फ्रेश डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और उसी के साथ वॉलेट्स, फर्स्ट टैक्स और यूपीआई फैसिलिटीज को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। So February 29th, the Payments Bank will no longer be able to operate its mobile wallet. It has also been barred from taking further deposits, credit transactions or top-ups. अब यूपीआई और फर्स्ट टैग फैसिलिटीज क्यों अफेक्टेड हो रहा है, ये समझने के लिए चलिए आपके यूपीआई के बैकएंड टेक पर एक नजर डालते हैं। जब आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और अपने फ्रूट वाले को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वर्चुअल पैसे आपके बैंक अकाउंट से पेटीएम के थ्रू एक नोडल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है और ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन मार्चेंट को भेजी जाती है। फिर विद इन 24 आवर्स या उससे भी जल्दी पैसे असल में फ्रूट वाले के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। नोडल अकाउंट एक बीच का एस्क्रो अकाउंट होता है जहाँ पर पेमेंट्स को एकत्रित किया जाता है मार्चेंट को भेजने से पहले। अब अगर आप अपने यूपीआई अकाउंट के सफिक्स को देखते हैं तो आपको @Paytm दिखाई देगा। ये सफिक्स सिर्फ ये बताता है कि आपका नोडल अकाउंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ है। उसी तरह अगर आप फोन पे यूज करते हैं तो आपको सफिक्स में @YBL दिखाई देगा और ये बात बताता है कि आपका नोडल अकाउंट येस बैंक के साथ है।
सिमिलरली अगर आप गूगल पे यूज करते हैं तो आपको सफिक्स में @OKHDFC बैंक दिखाई देगा। ये इसलिए है क्योंकि फोन पे और गूगल पे येस बैंक एंड HDFC के नोडल अकाउंट सर्विस पर निर्भर करते हैं। जब बात पेटीएम की आती है तो उन्होंने अपने खुद के पेमेंट बैंक की नोडल अकाउंट को यूज करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, और वही वजह से UPI एंड फास्टैग सर्विसेज अफेक्टेड होने वाला है क्योंकि अब पेटीएम पेमेंट बैंक को RBI द्वारा रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। Customers using Paytm wallets won't be able to top them up. Basically, if you see a Paytm QR code anywhere you are, chances are it won't work because the RBI has as good as killed it. तो अभी की सिचुएशन से सर्विस करने के लिए पेटीएम को अपना नोडल अकाउंट दूसरे बैंक में बदलाना पड़ेगा, और ये एक बहुत बड़ा मामला है क्योंकि दिसंबर 2023 तक पेटीएम पेमेंट बैंक ने 2.8 बिलियन ट्रांजैक्शन रीच किए थे। तो अब उन्हें लगभग 3 बिलियन ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए पार्टनर बैंक ढूंढना पड़ेगा, और वो भी 29 फरवरी से पहले, जबकि सिर्फ एक नोडल अकाउंट सेटअप करने में 2 से 3 महीना लगता है। अब इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स की अनुमान है कि येस बैंक एंड ICICI बैंक के पास इस मौके को पकड़ने का इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकती है, और अगर ये सच है तो ICICI और येस बैंक को पेटीएम पर लगाया गया RBI के रेस्ट्रिक्शन से क्लियरली फायदा होगा। ये तो पहला प्रॉब्लम है जो पेटीएम को 29 फरवरी तक सॉल्व करनी होगी। दूसरी प्रॉब्लम है UPI। उनके पास 37 मिलियन मर्चेंट है जो पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल करते हैं, और अगले एक महीने में पेटीएम को इन लाखों मर्चेंट को कन्विंस करना होगा कि अपना पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट इस्तेमाल करना बंद करे और फिर उनका UPI एड्रेस दूसरे बैंक अकाउंट से लिंक करे। इसके अलावा उन्हें अपना QR कोड भी बदलाना पड़ेगा। इसके लिए नया QR कोड जारी करना पड़ेगा, और इन नया QR कोड्स को वो लाखों साउंड बॉक्सेस पर लगाना पड़ेगा जो फिलहाल पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़े हुए हैं। एंड दिस इज अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर। तीसरी समस्या ये है कि उनका इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन होना। देखिए, पेटीएम हमेशा से अपने मर्चेंट को गुड इकोसिस्टम ऑफर किए हैं, और इसी वजह से पेटीएम के साथ उनके मर्चेंट का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है। अब ये इकोसिस्टम खुद ही डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से एक लार्ज नंबर ऑफ मर्चेंट का अदर प्लेटफॉर्म में शिफ्ट हो जाने का पॉसिबिलिटीज है, एंड इसकी वजह से पेटीएम को 300 से 500 करोड़ की लॉस भी हो सकता है। पेटीएम पेमेंट बैंक को 2015 में लाइसेंस मिला और 2017 से ऑपरेशन शुरू भी हो गया। 2018 का आर्टिकल से हमें ये पता चलता है कि पेटीएम अपने KYC फॉर्म में एक क्लॉज ऐड किए थे, जिसके दौरान कस्टमर को उनके KYC कराने का टाइम एक डिफॉल्ट पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट मिलता था, और KYC काफी ऑब्वियस था अगर कोई पेटीएम वॉलेट जैसे फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहता था तो। इसी तरह से लाखों पेटीएम वॉलेट यूजर्स ने 2015, 16 और 17 में डिफॉल्ट के तौर पर एक पेटीएम बैंक अकाउंट खोल लिया। एंड नाउ दिस इज अ ग्रे एरिया क्योंकि कस्टमर को डायरेक्ट कंसेंट नहीं मिल रहा था बैंक अकाउंट खोलने के लिए। और फिर एक और चैलेंज शुरू हो गया जब पेटीएम ने 2017 में अपने सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया। इसके दौरान उन्होंने एजेंट को रिक्रूट किया एंड सिचुएशन और भी खराब हो गया। ये एजेंट्स को इनकरेज किया गया था लोगों को सेविंग अकाउंट खोलने के लिए, और हर एक अकाउंट के लिए 50 रुपया का पेमेंट दिया जाता था। बहुत से एजेंट्स रोजाना 25 न्यू एंट्रीज करते थे एंड उन्हें 25 से 30 हजार रुपया महीना मिलता था। ये एजेंट पैसा कमाने के चक्कर में और एजेंट को रिक्रूट करने लगा, जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम की तरह बन गया। यही सब चीजों को नोटिस करते हुए RBI ने पेटीएम को और बैंक अकाउंट्स खोलने से रोक दिया। एंड लास्टली वी हैव चाइना रीजन। The $200 billion Chinese giant Alibaba and its financial arm Ant Financial Services are injecting fresh capital into Paytm. पेटीएम एंड ग्रुप, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, उनके 89% स्टेक पेटीएम में है। एंड ये भारतीय सरकार के लिए बहुत टेंशन वाली जगह है क्योंकि उन्हें चाइना से डेटा लीक की फिक्र है, और यही वजह से भारतीय सरकार ने पेटीएम के खिलाफ लगातार कार्यवाही करते रहे। फरवरी 2022 में उन्होंने पेटीएम की डेटा सिक्योरिटी प्रैक्टिस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और फिर उन्होंने पेटीएम को एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए कहा अपनी डेटा सिक्योरिटी प्रैक्टिस को रिव्यू करने के लिए। और फिर सरकार ने उनसे कहा अपने फाइंडिंग्स को डायरेक्टली भारतीय सरकार को रिपोर्ट करने के लिए।
मार्च 2022 में फिर से पेटीएम को नए कस्टमर्स को ऑन बोर्ड करने से रोक दिया गया और उन्होंने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस को भी रिजेक्ट कर दिया। ये इन्वेस्टिगेशन पेटीएम के बिजनेस पर बहुत बड़ा असर डाला और फिर ऑडिट रिपोर्ट ने सिचुएशन को और भी वर्स बना दिया, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट ने कहा persistent non-compliances and continued material supervisory concerns in the bank. इंडियन गवर्नमेंट इंडियन बिजनेस इकोसिस्टम की गॉडफादर थी, है एंड रहेगी। सो एंटरप्रेन्योर्स को बहुत केयरफुल रखना चाहिए बाय रेजिंग देयर मनी एंड एंगेजिंग इन मार्केट्स। दिस इज द स्टोरी, चैलेंज एंड सिचुएशन ऑफ पेटीएम। अगर इस वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल लगे, प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। आप लोगों को अगर ऐसे बिजनेस एंड पॉलिटिकल केस स्टडीज पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।